Hello dear student, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar biology faculty. Now today we discuss discovery of cell, shape of cell, size and lifespan of cell. ये चार टॉपिक अपन यहां बात करेंगे डिस्कवरी, शेप, साइज एंड लाइफ स्पैन. In previous videos we discussed cell introduction, cell meaning, cell theory and modern cell theory. And now today we discuss four topic: discovery of cell, shape of cell, size of cell and lifespan of cell. First of all, discovery of cell. डिस्कवरी ऑफ सेल. कोशिका की खोज में विभिन्न साइंटिस्ट का योगदान रहा है. बहुत सारे साइंटिस्टों ने अनेक थिंग्स ऑब्जर्व की है. यहां जो इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके अपनी यहां बात करेंगे और उसमें सबसे पहले है मार्सिलो मेलपिगी. मार्सिलो मेलपिगी इन्होंने 1661 में slice of plant and animal tissue and see the a small structure and called utricles. मार्सिलो मेलपिगो ने 1661 में एनिमल और प्लांट टिश्यू की एक बहुत थिन स्लाइड प्रिपेयर की और उस स्लाइड में एक स्मॉल चेंबर लाइक स्ट्रक्चर देखी जिसे उन्होंने यूट्रिकल्स नाम दिया. तो मार्सिलो मेलपिगी ने जो स्लाइड स्टडी की थी प्लांट और एनिमल टिश्यू की, उसमें एक स्मॉल स्ट्रक्चर देखी और उसे यूट्रिकल्स नाम दिया. तो सेल के लिए मार्सिलो मेलपिगी ने कौन सा वर्ड काम में लिया? यूट्रिकल्स. इट इज क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल साइंटिस्ट. रॉबर्ट हुक ने रियल में प्लांट डाइसेल को डिस्कवर्ड किया था. तो रॉबर्ट हुक इज डिस्कवर्ड ऑफ सेल. तो अपन बात करें यहां पर तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्लांट डाइसेल को डिस्कवर्ड किया. तो देखिए इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया तो उन्होंने एक उसके लिए जो सेल के लिए उन्होंने सेलुली या सेला वर्ड रखा. सेलुली या सेला वर्ड दिया और सेला जो वर्ड है वो सेलुला वर्ड दिया. सेलुला वर्ड दिया या सेलुली वर्ड दिया सेल के लिए. और ये ग्रीक भाषा के सेला वर्ड से बना है और सेला मीन्स ए कंपार्टमेंट या ए होलो स्पेस या ए कंपार्टमेंट ऑफ हाउस होता है और उसी से फिर सेल वर्ड बना. तो जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को डिस्कवर्ड किया था उसके लिए उन्होंने सेलुला या सेलुली वर्ड दिया और उसके बाद वो वर्ड लैटिन भाषा के सेला वर्ड में कन्वर्ट हुआ और लास्ट में सेल वर्ड इस वर्ड में आया. तो वास्तव में कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने प्लांट डाइसेल की खोज 1665 में की थी. इट इज क्लियर. अब अपन बात करें रॉबर्ट हुक जो है एक गणितज्ञ के साथ साथ एक फिजिशियन भी थे, यानी मैथमेटिशियन के साथ फिजिशियन भी थे और बायोलॉजिकल के रूप में भी उन्होंने अपने रिसर्च कार्य किया. आगे अपन बात करें जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने अपनी खुद की एक माइक्रोस्कोप डेवलप की और उन्होंने प्लांट की जो बार्क है, जो छाल है, उसका एक थिन स्लाइड तैयार की और उसका माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्वेशन किया
और एक हेक्सागोनल या हनीकम लाइक, हेक्सागोनल या हनीकम यानी इस तरीके की स्ट्रक्चर देखा, इस तरीके का चेंबर देखा। हनीकम जिससे अपने मधुमक्खियों का छत्ता होता है और उसमें कब होते हैं, आजकल जितने भी कूलर आ रहे हैं उसके भी जो पैड लगे होते हैं वो हनीकम होते हैं, तो उनके चेंबर देखना, उसी की स्ट्रक्चर, उसी के तरीके प्रकोष्ठ देखा उन्होंने, और उस प्रकोष्ठ को क्या नाम दिया उन्होंने, सेलुली या सेलुला नाम दिया या सेलुली नाम दिया। उस प्रकोष्ठ को जो सेलुला या सेलुली नाम दिया, उसी को उन्होंने सेल के रूप में डिस्कवर किया। उन्होंने अपने इस रिसर्च कार्य को माइक्रोग्राफिया नामक एक बुक है उसमें पब्लिश करवाया। तो माइक्रोग्राफिया में अपने इस रिसर्च कार्य को उन्होंने पब्लिश करवाया। तो ये थे भी रॉबर्ट हुक के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से प्लांट सेल को डिस्कवर किया था। आगे पर बात करें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, एवी ल्यूवेनहोक या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में। तो ऑब्जर्व लिविंग सेल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में। और इन्होंने किस रूप में किया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, तो ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा उन्होंने ह्यूमन की आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल और स्पर्म को भी स्टडी करते हुए लिविंग जो सेल है उसको ऑब्जर्व किया। तो प्लांट डाइसेल को डिस्कवर्ड किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और एनिमल जो लिविंग सेल है उसको डिस्कवर्ड किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में। इट इज क्लियर। नेक्स्ट वैज्ञानिक अपन बात करते हैं एंड ग्रेवी। 1682 में सेल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल के कंटेंट होते हैं। तो टिश्यू इज कंटेंट ऑफ सेल एंड फाउंडेशन ऑफ सेल कॉन्सेप्ट, और सेल कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने रखा। तो एन ग्रेव ने ये कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू होते हैं वो किसके कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट किसके होते हैं, सेल के कंटेंट होते हैं। एंड फाउंडेशन ऑफ सेल कॉन्सेप्ट, और सेल कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने रखा। तो ये था एनग्रेव। एक ओर्टी ने ऑब्जर्व लिविंग मैटर इन सेल। एन कोर्टी ने ऑब्जर्व लिविंग मैटर इन सेल, जो सेल में जो लिविंग मटेरियल है वो कौन कौन सा है उसको ऑब्जर्व किया। तो ए कोर्टी ने ऑब्जर्व लिविंग मैटर ऑफ सेल, कि सेल के अंदर कौन कौन सा लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये थी भी डिस्कवरी ऑफ सेल। और इसमें आपको दो साइंटिस्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डाई प्लांट सेल in 1665, and second is Anthony von Leeuwenhoek discovered animal living cell in 1674. It is clear. नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें शेप ऑफ सेल, कोशिका की आकृति कैसी शेप होगी। तो ए नंबर ऑफ सेल अकर्स इन सेल, सेल की बहुत सारी आकृतियां लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो सेल जो है डिफरेंट शेप रखती है, बहुत सारी शेप रखती है। उसमें से अपन कुछ बात करें तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबुलर। ग्लोबुलर शेप कैसी होगी भी,
ग्लोब्यूलर जो सेल होगी वो सर्किल आकृति की होगी, तो उसे अपन ग्लोब्यूलर सेल कहेंगे। ओवल सेप किस तरीके की होगी? ओवल के आकार की, तो ये ओवल सेल होगी, ये ग्लोब्यूलर, ये ओवल। नेक्स्ट अपन बात करें डिस्कॉइड, डिस्क के समान। इस तरीके से जब डिस्कॉइड सेल जो होगी, अपनी आरबीसी जो होगी, जो वो कैसे होगी? डिस्कॉइड शेप होगी, तो डिस्कॉइड शेप होगी। पॉलीगोनल, पॉलीगोनल जिसे हेक्सागोनल अपन कहते हैं, या इससे भी ज्यादा गोनल, ये होगी पॉलीगोनल। कॉम्बाइडल, कॉम्बाइडल जो क्यूब के समान हो, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें लेंथ जो है, विड्थ और जो थिकर, वो तीनों क्या हो? इक्वल हो, तो उसे अपन कॉम्बाइडल कहते हैं। रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में कैसी होगी? रेक्टेंगुलर आयत के आकार की होगी। सिलेंड्रिकल सेल जो कैसी होगी? अपने सिलेंडर के समान, जैसे गैस का सिलेंडर होगा उसके समान की शेप जो होगी वो सिलेंड्रिकल सेल होगी। थ्रेड लाइक, एकदम बिल्कुल थ्रेड के रूप में, धागे के समान। और इसके अलावा अपन और स्ट्रक्चर बात करें तो ब्रांचेड इरेगुलर, ब्रांचें होगी बहुत सारी और इरेगुलर शेप होगी। ब्रांचेड और इरेगुलर सेल में नर्व सेल की अपन बात करें तो कैसी है अभी नर्व सेल? इस तरीके से नर्व सेल अपन सभी स्टडी किए हुए हैं, देखी हुई होगी आपकी। तो ये कैसी है? ब्रांचेड, यहां से भी इससे निकल सकती है, ये फिलामेंट निकले हैं, ये इसमें क्या होते हैं? डेंड्रोइड्स होते हैं, डेंड्रोन होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। तो जो नर्व सेल है वो किस तरीके की शेप रखती थी? ब्रांचेज एंड इरेगुलर शेप रखती। तो ऐसे विभिन्न, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी शेप रखती है सेल, तो बहुत सारी शेप होती है सेल में। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए द शेप डिपेंडेड अपॉन, कुछ इस तरीके के फैक्टर है जो सेल की शेप को डिपेंड कर, मतलब सेल की शेप को डिटरमाइन करते हैं। कुछ इस तरीके के फैक्टर है जो सेल की जो शेप है उसको निर्धारित करते हैं कि वो किस तरीके की होगी। तो देखिए फंक्शन, पहला जो फैक्टर है जो सेल की शेप को डिटरमाइन करता है वो है फंक्शन। देखिए आरबीसी, फंक्शन के आधार पर सेल की शेप किस तरीके? आरबीसी कैसी शेप है? सर्कुलर। अब इस सर्कुलर शेप के क्या बेनिफिट है कि इसमें पास बाय नैरो कैपिलरीज, क्योंकि जो आरबीसी है वो किसमें से अभिगमित होती है, किसमें से पास होती है? नैरो कैपिलरीज मींस में। तो उन कैपिलरीज में इजी वे से सर्कुलर शेप होगी तो वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो फंक्शन, कोशिका का फंक्शन सेल शेप को निर्धारित करता है कि उसकी शेप कैसी होगी। इसी प्रकार मसल सेल आर इलोंगेटेड, मसल सेल बहुत ज्यादा इलोंगेटेड होती है, इस तरीके से लंबी और इलोंगेटेड होती है, ऐसी होती है जैसे इस तरीके की सेल होती है मसल सेल, तो इलोंगेटेड शेप है। फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, संकुंचन के लिए इस तरीके की इसकी शेप होती है। नर्व सेल जो कि इस तरीके की अपन देख रहे हैं, नर्व सेल इन कंडक्शन ऑफ इंपल्स, आवेग के लिए इस तरीके की शेप होती है इसकी, आवेग पैदा होते हैं इसमें, इंपल्स पैदा होते हैं, तो उसके लिए इस तरीके की शेप इसकी है जो कि ब्रांचेज और इरेगुलर शेप है। इसी प्रकार अपन बात करें पोजीशन, सेल की जो पोजीशन है कि वो कहां स्थित है वो भी ये निश्चित करती है कि सेल की शेप कैसी होगी। तो पोजीशन के आधार पर अपन बात करें तो फ्लैट इन एपिथेलियम, जो सेल जो सबसे ऊपर होगी, सरफेस पे होगी, सरफेस सेल होगी ये, और अपनी एपिथेलियम होगी तो कैसी है? फ्लैट है, एकदम चपटी पतली होगी। पॉलीगोनल सेल जो कि कॉर्टिकल सेल होगी, तो कॉर्टिकल एरिया में पाई जाने वाली सेल कैसी होगी? पॉलीगोनल होगी। तो पोजीशन के आधार पर भी सेल शेप डिटरमाइन हो रही है। इसी प्रकार कॉलमनर, कॉलमनर में कैसी होगी कोशिका? इस तरीके से लंबी स्तंभ के समान, और पैलिसेड टिश्यू में, पैलिसेड टिश्यू जितने भी होते हैं उनमें किस तरीके की कॉलमनर प्रकार की सेल, उसकी साइज जो है स्तंभाकार के समान होती है, कि स्तंभ के समान होती है, लंबी चौड़ी कोशिका, तो पैलिसेड टिश्यू। तो पोजीशन के आधार पर भी शेप रही। इसी प्रकार सेल वॉल, सेल वॉल में जो कि प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ है, और सेल को क्या प्रदान करती है? एकदम जो इलास्टिसिटी, या उसे अपन कहें कि प्लास्टिसिटी के रूप में
रिजिडिटी प्रदान करती है, कठोरता प्रदान करती है, सॉलिडनेस देती है। तो इट इज प्रोवाइड रिजिडिटी ऑफ सेल सरफेस। तो सेल सरफेस को रिजिडिटी प्रदान करती है सेल वॉल। तो ये सेल कैसी होगी, उसकी शेप के ऊपर निर्भर। सेल वॉल की जो सेल है वो एक तरीके से जो अपना ढोलक होता है डमला का, उस तरीके की आकृति की होती है। तो ये उसकी जो पोजीशन है या उसकी उपस्थिति कारण इस तरीके की हुई है। इसके अलावा बहुत सारे माइनर फैक्टर भी है जो सेल शेप को निर्धारित करते हैं, सेल शेप को निर्धारित करते हैं। तो माइनर फैक्टर कौन कौन से? अदर माइनर फैक्टर्स कंट्रोलिंग सेल शेप और एज के ऊपर भी शेप डिफाइंड होती है। विस्कोसिटी, स्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला एंड प्रोटोप्लाज्म, इन सभी माइनर फैक्टर के ऊपर भी सेल शेप डिपेंडेंट है। इसके अलावा फंक्शन, पोजीशन एंड सेल वॉल पर तो है ही, इसके अलावा एज, विस्कोसिटी, स्केलेटन, फ्लैजिला, सीलिया एंड प्रोटोप्लाज्म पर भी डिपेंड करती है। तो ये थी भी सेकंड टॉपिक अपना, शेप ऑफ सेल। थर्ड टॉपिक अपन बात करें साइज ऑफ सेल। कोशिका की आमाप, कोशिका का आमाप कितना साइज होगा, कितनी लंबी चौड़ी होगी सेल। तो साइज ऑफ सेल, सेल आर जनरली वेरी स्मॉल साइज। अगर मैं साइज की बात करूं तो आपको मैंने कई बार बताया कि सेल जो है एक जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिट, अपन ने सेल थ्योरी में बात की थी। तो सेल इज माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत छोटी इकाई है, इससे अपन नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं और आप मुझे दिख रहे हैं, तो इस तरीके से अपन सेल को नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑब्जर्व सेल, ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा यंत्र है जिसमें जो स्मॉल थिंग है उसे अपन बिग रूप में देख सकते हैं, इजी वे से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप यानी माइक्रो यानी छोटी, स्कोप यानी दिखाती, छोटी चीजों को दिखाने वाला एपरेटस, उसे अपन कहेंगे माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से अपन इजी वे से इसको देख सकते हैं। तो सेल आर जनरली वेरी स्मॉल साइज, कैन नॉट ऑब्जर्व नेकेड आई एंड ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप। आगे अपन बात करें यहां पर कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर अपने को सेल देखनी है तो अपन ऑनियन लें, ऑनियन के बीच में जो उनकी स्केली लीव्स होती है उनके बीच में एक पतली सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को एक ग्लास पे चिपका दीजिए और उसके पश्चात लाइट के सामने आप उसको देखेंगे तो आपको इजी वे से सेल नजर आ जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि अभी सर ने कहा कि इसे अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो कुछ बिग सेल भी होती है जिसे अपन इजी वे से नेकेड आई से देख सकते हैं। बाकी जितने भी जो सेल्स होगी कॉमन अगर अपन बात करते हैं तो सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डू नॉट ऑब्जर्व नेकेड आई, ऑब्जर्व ओनली माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं आगे इस दुनिया की, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की या इस लिविंग वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल रखता है। ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है और एक छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म है जिसे अपन माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा और उसकी जितनी भी स्पीसीज है इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा लेडवेलाई, ये एक स्मॉलेस्ट सेल है। अब अपन इसकी साइज की बात करें तो साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। जितनी भी जो स्मॉलेस्ट लिविंग साइज की कोई भी ऑर्गन होंगे या कोई भी थिंग्स होगी उनकी जो लेंथ है या उसकी जो लंबाई चौड़ाई, उसकी जो साइज है उसके लिए अपन छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे लंबी दूरियों के लिए अपन मीटर, अपनी जो रेखा गणित है उसमें अपन सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और ज्यादा लंबी दूरी को नापने के लिए अपन प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का अपन प्रयोग करते हैं।
ऐसे छोटी चीजों को नापने के लिए अपन मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम जैसी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर माइक्रोमीटर में देख रहे हैं तो माइक्रोमीटर इसमें 0.3 माइक्रोमीटर की ये छोटी से, इसके अलावा 0.1 से स्टार्ट हो जाती है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर की माइक्रोप्लाज्मा सेल उपस्थित होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होगी वो होगी माइक्रोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बैक्टीरिया। हम यहां पर बहुत सारी सेल्स की साइज की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है 0.3 से 5 माइक्रोमीटर है। एसिटाबुलेरिया सेवा यूनिसेल्यूलर एक एल्गी है, एसिटाबुलेरिया, और यूनिसेल्यूलर जो एल्गी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे बड़ी से जो सेल है वो होगी एसिटाबुलेरिया, जो कि 10 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है, 10 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी एसिटाबुलेरिया सेवा, जो यूनिसेल्यूलर है और प्लांट है। क्लेमाइडोमोनास इसकी साइज जो रहेगी वो 10 से 30 माइक्रोमीटर रहेगी, क्लेमाइडोमोनास की जो सेल है। इसकी इसी प्रकार क्लोरेला की 1.5 से 15 माइक्रोमीटर है, इनकी ये प्लांटों की सेल है। अब अपन बात करें ह्यूमन आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स है ह्यूमन की, उसकी साइज क्या है अभी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है। देखिए ये सेल जो भी अपन बात की सर्कुलर या डिस्क के रूप में है तो इसको अपन डायमीटर में नापेंगे तो 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर होगा ह्यूमन आरबीसी की। ह्यूमन स्पर्म की बात करें, मानव शुक्राणु की बात करें तो वो लगभग 60 माइक्रोमीटर के होंगे, लेंथ के होंगे। तो ह्यूमन स्पर्म 60 माइक्रोमीटर। ह्यूमन एग की बात करें तो ये 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, क्योंकि ये भी एक ओवल या सर्कुलर शेप में होता है, इसलिए इसके डायमीटर में होगा तो ये 100 माइक्रोमीटर में। और स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म अगर अपन देखेंगे तो इस तरीके से एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इसका मिड एरिया होता है और ये इसकी टेल होती है। तो ये लेंथ कितनी होगी इसकी 60 माइक्रोमीटर और ये होगी 100 माइक्रोमीटर एग। आगे अपन बात करें हेन एग, मुर्गी के अंडे की बात करें तो ये 6 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होगा। और इस वर्ल्ड में एनिमल किंगडम की सबसे बिग सेल जो होगी वो होगा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग एक तरीके से एक बड़ा पक्षी है, एक बड़ा बिग बर्ड है, और उस ऑस्ट्रिच एग में जो उसकी साइज होगी सेल की वो 17.5 से 15 सेंटीमीटर होगी, मतलब लगभग बहुत बड़ा एक एग होता है। और उसे अपन इस एनिमल किंगडम की सबसे बिगेस्ट सेल के रूप में जानते हैं। मसल से जो मानव की मसल सेल्स है वो 4 से 40 नैनोमीटर या 1 से 40 नैनोमीटर लेंथ की होगी। नर्व सेल की बात करें तो ये लगभग 90 सेंटीमीटर की होगी। तो नर्व सेल, ह्यूमन की जो नर्व सेल है जो कि अपन ने यहां बात की है, ये लगभग कितनी होगी 90 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार अपन बात करें कॉटन फाइबर्स, जो प्लांट में कॉटन फाइबर होते हैं जिससे अपन क्लॉथ बनाते हैं या रुई जिसे अपन कहते हैं, उसके जो फाइबर है वो लगभग 4 सेंटीमीटर लेंथ के होंगे। रेमी फाइबर्स, रेमी की जो रेसे हैं, रेमी जो प्लांट है उसके फाइबर्स जो होंगे लगभग 55 सेंटीमीटर के होंगे। और हेम्प फाइबर्स की अगर अपन बात करें तो लगभग 1 मीटर लेंथ के होंगे। तो ये है विभिन्न प्रकार की जो सेल है उनकी साइज। यहां अपने को क्या चीजें याद रखनी है, एक तो अपने को सबसे पहली चीज याद रखनी है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा लेडवेलाई या गैलीसेप्टिकम या पीपीएलओ। अगर मैं बात करूं कि एनिमल किंगडम की सबसे बिगेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग। तो सबसे बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग हो गई। अगर मैं बात करूं ह्यूमन की सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, मानव की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो है स्पर्म।
अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की या मानव की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होती है नर्व सेल, जो लगभग 90 सेंटीमीटर है। तो नर्व सेल सबसे बिगेस्ट सेल हो गई। अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की सबसे बिगेस्ट सेल जो है वो एसिटाबुलेरिया सेवालिया एल्गी रहेगी। तो एसिटाबुलेरिया एल्गी जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ये अपन ने बात की, यहाँ 10 सेंटीमीटर लेंथ है। अगर अपन नेक्स्ट अपन बात करें तो प्लांट किंगडम की सबसे बिगेस्ट सेल जो होगी वो होगी हम्प रेस या हेम्प के फाइबर्स, हेम्प फाइबर्स जो कि लगभग 1 मीटर लेंथ के होते हैं। कुछ बुक्स में जो रेनी के जो फाइबर्स हैं उन्हें भी सबसे बिगेस्ट प्लांट सेल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये थी भी अपनी सेल साइज। अब अपन बात करें फैक्टर ऑफ सेल साइज। वो कौन कौन से फैक्टर है जो सेल साइज को कंट्रोल करते हैं या सेल साइज को डिटरमाइन करते हैं, वो फैक्टर्स अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखो जो सेल है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट करती है, अपने को ध्यान है क्योंकि अपन ने सेल थ्योरी में ये बात की थी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी जो सेल करती है, बहुत ज्यादा जो एक्टिव होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, जो बहुत ज्यादा एक्टिव जो सेल होती है वो कैसी साइज की होगी भी? स्मॉल साइज की होगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज व्यू की दृष्टि से जो एक्टिव सेल होगी वो कैसी होगी? स्मॉल साइज की। एंड जो पैसिव नेचर की होगी वो कैसी होगी? लार्ज साइज की होगी। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों के वॉल्यूम को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं। और इस रेशियो के द्वारा भी कोशिका की साइज डिटरमाइन होती है। तो ये रेशियो जिसका हायर होगा वो सेल स्मॉल होगी, और जिसका ये जो रेशियो है वो लो होगा वो कैसी होगी? लार्ज साइज की होगी सेल। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के ऊपर भी सेल साइज डिपेंडेंट कर रही है। थर्ड अपन बात करें सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो यानी उसकी सरफेस, सेल की सरफेस और उसका अंदर का वॉल्यूम, उसे अपन कहेंगे सरफेस वॉल्यूम रेशियो। अगर हायर है तो वो लार्ज सेल होगी, और लो है तो वो स्मॉल सेल होगी। ठीक है, आगे अपन बात करें इनफ्लो ऑफ मटेरियल। वो सेल जो बहुत सारे मटेरियल को फ्लो करवाती है, जैसे ऑक्सीजन को और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका जो फ्लो करवाती है, कौन करवाती है? आरबीसी। तो वो कैसी होगी? साइज में लार्ज होगी। परंतु ये जो साइज में छोटी है और ये बल के रूप में, एक ब्लक के रूप में क्या होती है? मूव होती है। तो इनफ्लो मटेरियल एंड लो जो है, अगर वो लो कर रही है तो वो स्मॉल साइज की होगी। रिमूवल ऑफ वेस्टेज मटेरियल। अपनी बॉडी में जो वो सेल जो अपने वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करती है बॉडी से, वो जो होगी वो अगर हाई क्वांटिटी में कर रही है तो वो लार्ज साइज की होगी, और लो क्वांटिटी में कर रही है तो वो स्मॉल साइज की होगी। तो ये कुछ फैक्टर है जो सेल की साइज को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अपना लास्ट टॉपिक है लाइफ स्पेन ऑफ सेल। लाइफ स्पेन ऑफ सेल, जो सेल है उसकी जीवन अवधि कैसी होगी? और हमने मॉडर्न सेल थ्योरी में या सेल थ्योरी में बात की थी कि ईच सेल डेफिनेट लाइफ स्पेन, एक प्रत्येक कोशिका एक निश्चित जीवन अवधि रखती है। तो देखिए एवरी सेल हैज ए डेफिनेट लाइफ स्पेन। इट डिपेंडेड अपॉन द जेनेटिक क्लॉक ऑफ सेल एज वेल एज एनवायरमेंटल कंडीशन। जो लाइफ स्पेन है वो जेनेटिक मटेरियल और एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो लाइफ स्पेन जो है एक इस सेल की क्या है? डेफिनेट है, और साथ ही साथ जो लाइफ स्पेन है वो डिपेंड रहती है जेनेटिक मटेरियल, सेल के जेनेटिक मटेरियल पर और एनवायरमेंटल कंडीशन पे। नेक्स्ट अपन बात करें बैक्टीरियल सेल हैव लाइफ ऑफ फ्यू आवर्स। जो बैक्टीरियल सेल है उसकी जो लाइफ स्पेन है वो फ्यू आवर्स है, केवल कुछ घंटों की होती है। द सेल्स विच
डाई आर यूजुअली ऑड एंड वीक। वो सेल्स जो बॉडी में अपने प्रेजेंट होती है, वीक सेल जो कमजोर होती है और जो एज्ड हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, वो मृत हो जाती है। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस विच आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ स्टेम सेल। डिवीजन ऑफ स्टेम सेल, स्टेम सेल से डिवीजन होकर न्यू सेल भी डेवलप होती रहती है और वो जो डाई हो गई उनका जगह लेती रहती, रिप्लेस्ड होती रहती है उनकी जगह पर। लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन सेल की अगर अपन बात करें तो वेरियस फॉर्म ऑफ 10 to 12 आवर्स। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की लाइफ स्पेन की अपन ने बात की तो फ्यू आवर्स है, और ह्यूमन बॉडी की सेल्स की अगर अपन बात करें तो उनकी जो लाइफ स्पेन है वो 10 से 12 आवर्स है, एक सेल की लाइफ स्पेन। अब इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, कुछ सेल बहुत लॉन्ग टाइम जीती है जैसे नर्व सेल और मसल सेल जो लॉन्ग लाइफ स्पेन रखती है। तो ये डिफरेंटता वेरिएशन तो होगा ही होगा। देखिए लिखा है मसल्स एंड नर्व सेल लॉन्ग लाइफ रखती है नर्व और मसल सेल। नेक्स्ट अपन बात करें इंटेस्टाइन सेल्स आर रिप्लेस्ड विद इन 2 से 4 days। देखो एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न जो अपने इंटेस्टाइन है उसकी जो सेल्स है वो रिप्लेस होती रहती है 2 से 4 days में, 2 से 4 days में रिप्लेस होती रहेगी। आरबीसी हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ 120 days। अगर मैं ह्यूमन के रेड ब्लड कार्पल्स की बात करता हूं तो वो 120 days लाइफ स्पेन रखती है। आगे अपन बात करें जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। सेल डेथ को अपन एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिकली कंट्रोल सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। एपोप्टोसिस मींस सेल डेथ को क्लियर करता है और जेनेटिकली कंट्रोल सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो ये था आज के टॉपिक में अपन ने 4 टॉपिक का में 4 जो वो टॉपिक थे वो अपन ने इस वीडियो में इंक्लूड किए, जिसमें अपन ने डिस्कवरी ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल एंड लाइफ स्पेन ऑफ सेल का डिस्कस किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं और उन 3 क्वेश्चनों को आप कमेंट्स करके बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ साइटोलॉजी, आपको बताना है फादर ऑफ साइटोलॉजी। सेकंड इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी एंड थर्ड इज सेल बायोलॉजी फादर, तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। तो आपको ये 3 वैज्ञानिकों के नाम बताना है कमेंट्स करके, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी एंड फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।